हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज की वीडियो एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन जिसे कह सकते हैं, सोशल साइंस आप मान सकते हैं, उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। क्योंकि चाहे सीटेट का एग्जाम हो, डीएसएसबी का हो, एचटेट का हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम आपका टीजीटी सोशल साइंस का सामाजिक अध्ययन का हो, उसमें इस वीडियो से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आने वाला जो सीटेट है वहां पर तो आप लोगों को एसएसटी के 18 से 20 क्वेश्चन सिर्फ पेडागोजी के होते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि एक इस वीडियो में आप लोगों को लगभग 15 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आपको राइट मिले। यानी एक वीडियो और सीटेट में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आप अपने लिए बुक कर सकते हैं सिर्फ एक ही वीडियो के लिए। उसी तरीके से डीएसएसबी में भी आपका इससे ज्यादा रेशो रहेगा क्योंकि वहां सब्जेक्ट ज्यादा नंबर का आता है। तो अगर आपको एसएसटी का टीचर बनना है तो दोस्तों इस वीडियो में एक बार साथ जरूर बने रहें, क्योंकि इससे पहले बहुत सी वीडियोज आप लोगों को एसएसटी की हमारी भी मिल जाएंगी, बाकी भी मिल जाएंगी। लेकिन इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि पूरी पेडागोजी एसएसटी की, जिसमें 8 लेक्चर लगभग होते हैं, 8 के 8 लेक्चर, और उन 8 लेक्चरों से जितने भी क्वेश्चन अब तक 10 सालों में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि 1 घंटे इसके आसपास की वीडियो बन जाए, लेकिन आपको यह कहना चाहूंगा, अगर 1 घंटे की वीडियो देखने से अगर आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन नंबर मिल जाते हैं तो भाई इससे अच्छा मजा क्या हो सकता है। पूरे तो फिर ऑल तो ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल बाई कोरियर भेजते हैं। इस तरीके के बुकलेट के पूरे सेट होते हैं, जैसे पीजीटी मैथ वाले का है, ये कंप्यूटर साइंस वालों का है, ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस वालों का, सब्जेक्ट वाइज सभी के अपने अपने होते हैं। और इसको आप लोग 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग ऑर्डर इनको कर सकते हैं। बाई कोरियर पूरे भारत में पहुंचाए जाते हैं, जहां भी आपको चाहिए आपको ये कोरियर और स्पीड पोस्ट के माध्यम से एसएसटी की पेडागोजी को। दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जो बनाई गई है ये कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है कि सर एक एक लेक्चर आप डालते हैं, हमारे पास टाइम कम है। जिन दोस्तों को भी ये वीडियो मिलती है प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें लास्ट तक और अपने साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो आप लोग सबके काम भी आए। तो आइए शुरू। सबसे पहले अगर लेक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहला लेक्चर जो इसका है वो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन है। इस वीडियो के सभी लेक्चर्स को मैं डिस्कस करूंगा, सभी लेक्चर्स को एक बार आप ध्यान से देखेंगे। तो जो पहला लेक्चर है इस लेक्चर के क्वेश्चनों पर एक बार मैं आपको लेकर चलता हूं। हर चैप्टर के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 20 25 15 20 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको हमेशा मिलते भी हैं। तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। अगर आपको पूरी पेडागोजी चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चनों की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसने पूछा गलत कौन सा है। चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, यह कथन गलत है। बाकी सारे कथन इसमें सत्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहां भी गलत ही कथन पूछा है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है, यह गलत है। यह आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक अध्ययन के अध्ययन से पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के उपयुक्त अध्याय आपको बताने हैं। नंबर 1, हमारा गांव तथा प्रांत, राष्ट्रीय जन जागृति सेवाएं, हमारे पड़ोसी राज्यों से संबंध, या फिर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। हमारा गांव और प्रांत जो है वो स्टार्टिंग के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिव्यक्ति नहीं है। सामाजिक अध्ययन के लिए कौन सी वांछित अभिव्यक्ति नहीं है। समाज को भूतकालीन रूढ़िवादी परंपराओं से जोड़े रखना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है। कौन सी जो है वो सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है। सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है, यह तो विशेषता है। सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र का एक संघ है, यह भी सत्य है। सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है, यह गलत है, बल्कि यह नवीन ज्ञान के दृष्टिकोण पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विचार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित करता है। तो यहां पर आपका कौन सा स्टेटमेंट ठीक रहेगा। सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। आपका आंसर यहां पर ए रहेगा, ए को देख लेना। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब
सेवंथ के ऊपर। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूल बनाया जा सकता है। यह कथन किस कमीशन का है? मुदालियर कमीशन ने कहा, ये कोठारी कमीशन ने कहा, माधवन कमीशन ने कहा, या बाल कृष्ण कमीशन यानी आयोग ने कहा? यह कथन किस कमीशन का है? यह कथन मुदालियर कमीशन का है जिसने यह कहा। क्वेश्चन नंबर 8वां, आज की दुनिया के विस्तृत और उलझे हुए मानवीय संबंधों के ज्ञान के लिए सामाजिक अध्ययन करना आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसका कथन है? मुनीश्वर प्रसाद का, एपीजे अब्दुल कलाम का, मैथिली शरण गुप्त का, या सुमित्रा नंदन पंत का? तो यहां आपका आंसर रहेगा श्री मुनीश्वर प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, सामाजिक विज्ञान अध्ययन में भ्रमण का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में भ्रमण का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि किताबी ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव अधिक स्थायी होता है। जैसे अगर आप एक तो किताब में किसी को पढ़ाओ भाखड़ा बांध के बारे में, एक भाखड़ा बांध बच्चे को वहां पर ले जाके दिखाओ, तो किताबी ज्ञान तो थोड़े देर बाद कमजोर हो जाता है, डिम हो जाता है, धुंधला हो जाता है, लेकिन बच्चे ने अपने प्रत्यक्ष दर्शन से अगर देखा है तो वो लंबे समय तक याद रहता है, स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताना है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों को सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण देना। ये आपको तीनों कथन सत्य रहेंगे। उपरोक्त सभी जो है वो सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किस चीज का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में किया जाता है? वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का, जितनी भी सामाजिक विषय वस्तु है उसका वर्तमान संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12वां, कक्षा प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को निम्न नाम से जाना जाता है। कक्षा फर्स्ट और सेकंड में क्या कहेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में क्या कहेंगे, और 6 7 8 9 10th में क्या कहेंगे? ये अलग अलग नाम आप लोगों को आमतौर होता है। सबसे पहले आप सामाजिक अध्ययन, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, यानी पहली और सेकंड के अंदर तो आमतौर पर कुछ होता ही नहीं है। फिर भी अगर मानेंगे तो पहले स्टेज पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपका ईवीएस रहेगा और उसके बाद आपका अगला प्रोसेस रहेगा। अगर यहां पर देखेंगे तो आप इस लेवल पर कुछ भी नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां, सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ? सामाजिक विज्ञान के विषयों के समन्वित ज्ञान करने हेतु सामाजिक समझौते का सिद्धांत, आर्थिक समझौते का सिद्धांत और सांस्कृतिक समझौते का सिद्धांत। तो सामाजिक विज्ञान के विषय का समन्वित ज्ञान करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो। सामाजिक ज्ञान शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण बताना है। सामाजिक ज्ञान शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्ञान क्या कहलाएगा? सामाजिक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाएगा। ये मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया है ताकि सभी बच्चों को दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 15वां, इतिहास शिक्षक विषय का अध्ययन इस प्रकार करें जिससे वह सत्य की खोज के लिए तत्पर हो सकें। यह कथन किसका है? हेनरी का है, स्पेंसर का है, मैटलैंड का है, या फिर इसके अलावा एक और नाम इन्होंने ऑप्शन में रखा है, वो है सीपी हिल। ये आपका सीपी हिल आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य बताना है। कौन सा उद्देश्य सबसे प्रमुख होगा? चरित्र निर्माण जो है सबसे प्रमुख उद्देश्य होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक ज्ञान अपनी विषय वस्तु भूगोल व इतिहास के अतिरिक्त मुख्य रूप से किन विषयों पर निर्भर करता है? इतिहास तो रहेगा, भूगोल भी रहेगा, इसके साथ नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र और ऐड हो जाएगा। यहां पर आप चारों सब्जेक्टों को देखते हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो या फिर इकोनॉमी हो। क्वेश्चन नंबर 18वां, भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की? सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सर्वप्रथम सिफारिश जो की गई वो मुदालियर आयोग के द्वारा की गई। मुदालियर आयोग का एक बहुत बड़ा रोल है एसएसटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा 6 से 8 सामाजिक अध्ययन को निम्न नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सामाजिक विज्ञान। पहले हम इसको सोशल साइंस नहीं मानते थे, हम सामाजिक अध्ययन के रूप में, स्टडी के रूप में काउंट करते थे, लेकिन जब इसको साइंटिफिक कसौटी पर कसा डालता है तो यह सोशल साइंस आपका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उचित माना जाता है? कौन सा कथन सबसे उचित माना जाएगा? सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार व्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। पॉइंट नंबर 3, सामाजिक विज्ञान
चर्चा का हिस्सा होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच के युद्धों के बारे में जान सकें। या फिर आपका कथन कौन सा होगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि मानवीय संबंधों के समझ अर्जित करने में मदद करता है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको गय कर लेना है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 1, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा। अब हम दूसरा लेक्चर करेंगे। ये मेरा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो DSSB के या सीटेट किसी एग्जाम के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। दोस्तों जितने भी लेक्चर TGT के SST में हैं, सारे में इस एक वीडियो में आपको करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को अलग अलग लेक्चर अलग अलग उसके लिए ना देखना पड़े। दूसरा चैप्टर का नाम है कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं, गतिविधियां एवं व्याख्यान। इसके अंदर कौन से लेक्चर आपके रहेंगे या कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, इसको आप लोग एक बार देखने की कोशिश करेंगे, और फिर हम देखते हैं इसमें से आप लोगों के लिए कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले आप चैप्टर देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा चैप्टर है, जिसमें से बहुत से क्वेश्चन हर बार आमतौर पर आपको देखने को मिलते हैं, और जिसे बच्चे आराम से स्टडी करके इसको सोल्व भी कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन कौन से इसके अंदर दिए गए हैं। जिसमें इस चैप्टर में आप लोगों को लगभग 20 क्वेश्चन दिए होंगे, और 20 के 20 क्वेश्चनों को आपको यहां पर सोल्व करके हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं। बच्चों के साथ गतिविधियां कब प्रभावी होंगी, जब उसका विश्वास है गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है, यानी उसका बच्चों की अवधारणा समझने में भी मदद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आप कक्षा में विद्यार्थियों में एकता पढ़ा रहे हैं। आप क्लास में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का आप वहां पर प्रयोग करेंगे, आप हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फिर से प्रस्तुत करेंगे, और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन आप लोग वहां करना सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कौन सा इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, तथ्यों का श्रुतलेख, प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन या फिर योजना। कौन सा नहीं होना चाहिए, तथ्यों का जो श्रुतलेख है वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यार्थियों में मानचित्र को पढ़ने से जो व्यावहारिक परिवर्तन होता है वह निम्न से संबंधित है। जो व्यावहारिक परिवर्तन होता है वह किससे संबंधित है, अर्थ उपयोगी है, ज्ञान उपयोगी है, अवबोध है, सांस्कृतिक है। आपका आंसर यहां अवबोध रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को आदि मानव के क्रियाकलाप पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाता है। वह समूह का नेतृत्व करने के लिए विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगा। कौन से गुण होंगे, जिस आधार पर आपका चैप्टर यहां रखा गया है। तो योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना, वह सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना, ये आपको यहां पर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान प्रस्तुति का उपचरण है। क्या उपचरण है, भूमिका, विकास, समाहार या उपरोक्त सभी। तो यहां आपको सभी रहेंगे, भूमिका का भी रोल होगा, विकास का भी होगा और समाहार का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत व्याख्यान में भूमिका का महत्व बताना है। भूमिका का क्या महत्व होगा, किस तरीके से आप देखेंगे। छात्रों में अध्ययन में विषय के प्रति रुचि पैदा करना आपका मेन महत्व रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, निम्नलिखित में से क्या एक व्याख्यान की उपयोगिता है। क्या उपयोगिता है एक व्याख्यान की, व्याख्यान में समय का अपव्यय होता है, व्याख्यान में स्पष्टीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है, कक्ष में व्याख्यान के दौरान गुटबाजी होने की संभावना बनी रहती है, यह व्याख्यान सहभागिता के सिद्धांत का पालन पूर्णतः नहीं करता। आपका आंसर यहां पर ख रहेगा, बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9वां, यदि किसी विषय के ज्ञान को छात्रों तक इस प्रकार पहुंचाया जाए जिससे कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो, तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे। क्या इस प्रक्रिया का नाम देंगे, आप इसे शिक्षण पद्धति का नाम देंगे, या फिर पाठ्यक्रम कहेंगे, समायोजन कहेंगे या अधिगम कहेंगे। यहां आपका आंसर अधिगम होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, शैक्षणिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग निम्न में से क्या है। शैक्षणिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, शिक्षण हेतु अध्यापन की परिस्थितियां, शिक्षा द्वारा छात्रों का मूल्यांकन। आपका आंसर यहां डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11वां,
यदि आप कक्षा 6 में छात्रों में गीता पढ़ाना चाहते हैं तो आप निम्न में किस गतिविधि का चुनाव करेंगे? कौन सी गतिविधि आपके लिए जरूरी है? छात्रों को गीता ऊपर एक लंबा भाषण देंगे, छात्रों को कहानी के माध्यम से गीता का पाठ पढ़ाएंगे ताकि उन लोगों को वो रुचि भी आए और वो अंडरस्टैंड भी करें। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण में दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा है जो दोषपूर्ण होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा प्रयुक्त किया जाता है? शिक्षक द्वारा छात्रों को किसी अध्याय की विषय वस्तु पर व्याख्या देना, यह खतरनाक होता है कुछ मामलों में। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां, आप अपनी कक्षा के बच्चों को अक्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आपकी पूर्व गतिविधि क्या होनी चाहिए? पूर्व गतिविधि आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस स्थान की निरीक्षण योग्य सूची बनाएंगे, उस स्थान से संबंधित शिक्षण बिंदुओं की सूची बनाएंगे, उस स्थान के निरीक्षण से पूरे संबंधित ज्ञान को दोहराना, नवीन ज्ञान हेतु महत्वपूर्ण बिंदुओं का चुनाव करना। यहां पर जो आपका आंसर होगा वो रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखते हैं, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, फिर भी व्याख्यान विधि की आलोचना किन कारणों से की जाती है? कौन से कारण है जिसकी वजह से इस विधि की आलोचना होती है? यदि शिक्षक की अपने विषय में अच्छी पकड़ नहीं है तो वे व्याख्यान को निरस्त कर देते, ये भी सही बात है, क्योंकि जैसे मेरी खुद की 2 घंटे की मॉडर्न हिस्ट्री है, 2 घंटे 3 मिनट की लगभग, उस वीडियो को लाखों 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 2-2.5 महीने में देख लिया है, और 2 घंटे की वीडियो को मैक्सिमम बच्चों का एवरेज है 1.5 से पौने 2 घंटे का। जब आपको इंटरेस्ट आता है आप भी जाके देखिए, मैं आपको, अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री बाय स्टडी पोर्टल या मॉडर्न हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय, तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो ऐसी चीजें बड़ी अच्छी लगती है जहां आपको इंटरेस्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 15, छात्र की क्रियाशीलता का उदाहरण, छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वाधिक महत्व रखता है, निम्न में से यह कथन किस व्यक्ति का रहा है? यह कथन रायबर्न का रहा है। क्वेश्चन नंबर 16वां, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में वाद विवाद पद्धति के माध्यम से छात्रों में किस प्रकार का विकास किया जा सकता है? किस प्रकार का विकास किया जाएगा? तर्क शक्ति का विकास भी होगा, समूह के रूप में निर्णय लेने की क्षमता भी होगी, गहन चिंतन शैली का विकास भी होगा। तो यहां पर जो आपका आंसर है उपरोक्त सभी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शिक्षक द्वारा कक्षा में की गई प्रक्रिया नहीं है? कौन सी प्रक्रिया नहीं है? आप कहां पर देखेंगे? छात्रों को सामाजिक अध्ययन से जुड़ी समस्याओं को समझाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां, निम्न में से क्या व्याख्यान भाषण की उपयोगिता नहीं है? कौन सी भाषण की उपयोगिता नहीं है? शिक्षक की शक्ति हास करना। क्वेश्चन नंबर 19वां, माध्यमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी होती है? किस विधि को आप लोग यहां मानते हैं? तो आपका आंसर यहां रहेगा व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 20वां, सामाजिक विज्ञान शिक्षण विभिन्न गतिविधियों को शामिल किए जाने का प्रमुख कारण है। क्या प्रमुख कारण है? तो यहां आपका आंसर होगा गतिविधियों के माध्यम से छात्र पाठ्य वस्तु की अवधारणा को समझने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सेकंड लेक्चर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम तीसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं, आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना एसएसटी के अंदर किस प्रकार वैल्यू रखता है। तीसरे लेक्चर में भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको भी मैं डिस्कस करता हूं। जो साथी यहां तक हैं प्लीज पूरी वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों का नजदीक एग्जाम है, ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको एक जगह से मिल सके। तो तीसरे लेक्चर की अगर बात करते हैं तो तीसरे लेक्चर को अगर आप क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं तो क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन तीसरे लेक्चर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस थर्ड लेक्चर के अंदर आप लोगों के लिए लगभग 19 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चनों को मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा अच्छे से, और अगले लेक्चर्स भी देखेंगे। इनमें से कौन से विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? इनमें से कौन से विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न और बंद उत्तर वाले प्रश्न। तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन होगा बंद उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? कौन सा मदद करेगा विद्यार्थियों में? महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। ये आप लोगों को यहां पर सही सेट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? कौन सी चीज है जिसके ऊपर बल देंगे? समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से क्या
छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा। कौन सी चीज है जो छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगी? क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षक बार बार छात्रों से पाठ्य वस्तु के विषय में प्रश्न पूछें, छात्रों को कोई समस्या दी जाए जिसे वे स्वयं हल करें, छात्रों को नवीन कार्य करने से रोका जाए, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। छात्रों को नवीन कार्य करने से रोका जाए, यह आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा बल्कि उसको रोकेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, आप कक्षा 6 के छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में से किस विकल्प को चुनेंगे? क्या काम आप करने की कोशिश करेंगे? छात्रों को तर्क वितर्क करने का पूर्ण अवसर देंगे, छात्रों को 2 समूह में बांटकर उनसे वाद विवाद कराएंगे। तो ये चीजें आप देखिए, ये तो रहेगा सही। इसमें किसी समस्या को छात्रों के समक्ष रख करके उनसे समाधान करने के लिए कहेंगे। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर आंसर होगा, सारी ही चीजें आपको फायदा यहाँ करेंगी। क्वेश्चन नंबर 6, आयु बढ़ने के साथ साथ छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन में खालिस्तान की प्रधानता बढ़ जाती है। किस चीज की प्रधानता बढ़ जाती है? तर्क शक्ति की जो प्रधानता है वो एज के साथ साथ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में से कौन सा प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करेगा? कौन सा प्रश्न जो है आलोचनात्मक चिंतन का विकास करेगा? आधुनिकता के इस युग में शिक्षा की वास्तविक भूमिका क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, यदि छात्रों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाएं तो उनमें निम्न में से किस कौशल का विकास होगा? कौन से कौशल का विकास फिर होगा? छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, निम्न में से क्या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक है? पाठ्यक्रम में पूर्णता एवं आधुनिकता में कमी, प्रयोग अनुभव निरीक्षण की अधिकता, दूसरी दृष्टिकोण का अभाव और पाठ्यक्रम का विशाल होना। तो प्रयोग अनुभव और निरीक्षण की अधिकता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में से क्या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक एक माध्यम नहीं है? ग्राफ, भवन, मानचित्र, प्रतिकूल। कौन सा नहीं है? भवन नहीं है, ग्राफ भी होगा, मानचित्र भी होगा और प्रतिरूप भी होगा। यह था क्वेश्चन 10वां। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पर। क्वेश्चन नंबर 11वां है, सामाजिक विकास शिक्षक का निम्न में से क्या उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करता है? क्या आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करता है? प्रदूषण से होने वाले कोई 2 दोष, आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12वें में है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है? कौन से कौशल का विकास होता है? तो आपका आंसर भाषा कौशल भी रहेगा, चिंतन कौशल भी रहेगा, सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने का कौशल भी रहेगा। तो यहां जो आपका आंसर होगा वो आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्न में से कौन सा चिंतन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? कौन सा चिंतन सर्वश्रेष्ठ है? तार्किक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन और प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो यहां पर सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तार्किक चिंतन होगा। क्वेश्चन नंबर 14वां, जन्म के बाद किसी बालक में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास होता है? कौन से चिंतन का विकास होता है भाई? तार्किक, कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक या फिर प्रत्यक्षात्मक? सबसे पहले होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास होता है बच्चे में जन्म के बाद। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां, आलोचनात्मक चिंतन का आधार तर्क है। इस विचार से आपका क्या कहना है? इस विचार के बारे में आप पूर्ण रूप से सहमत हैं? आलोचनात्मक चिंतन का आधार तर्क है, बिल्कुल तर्क के आधार पर आलोचना होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 16वें क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु निम्न में से उत्तम उपाय क्या है? कौन सा उपाय जो उत्तम होगा? आपको हमेशा सकारात्मक प्रलोभन दिया जाए, यह तो नहीं हो सकता है। तो फिर उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित रखा जाए, यह भी नहीं होगा। उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण किया जाए, यह ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17वां, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? कौन सी चीज जो है वो आवश्यक नहीं है? पाठों को वाद विवाद करना आवश्यक है, सामाजिक गुणों का विकास आवश्यक है, समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है, पाठों को रटवाना आवश्यक नहीं है। उन्हें समझाने की कोशिश करें, उन्हें अंडरस्टैंड करवाएं। क्वेश्चन नंबर 18वां, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु प्रश्न पूछते समय एक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए होगा कि क्या ध्यान रखना होगा? एक शिक्षक को छात्रों की तर्क शक्ति का उपयोग किया जाए, ठीक है। छात्रों को प्रश्नों के उत्तर पहले से ही ना बनाए जाए, ठीक है। छात्रों को उत्तर स्पष्ट ना बताकर तत्व संबंधी उदाहरण अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाए, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ उपरोक्त सभी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19वां
अन्वेषणात्मक प्रश्नों का लाभ, अन्वेषणात्मक प्रश्नों का लाभ क्या रहेगा? छात्रों में तार्किक सोच पैदा करने में, छात्रों में तार्किक सोच पैदा करने में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस है लेसन नंबर 4 के ऊपर। लेसन नंबर 4 में क्या है? लेसन नंबर 4 है आपका अन्वेषण साक्ष्य। अन्वेषण साक्ष्य जो है वो एसएसटी का लेक्चर नंबर, पेडागोजी का लेक्चर नंबर 4 है। तो आइए इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम में आमतौर पर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, यहां मैं थोड़ा सा को ठीक कर लेता हूं। ये देखिए, बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको आंसर देने हैं। नए ज्ञान को अर्जित करने के लिए क्रमबद्ध प्रयास करना ही अन्वेषण है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो यह कथन रेडमंड एम मीरो का है। इस स्टेटमेंट को उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, अन्वेषण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अन्वेषण जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है किस चीज के लिए? प्राचार्य के निर्देशानुसार। प्राचार्य के निर्देशानुसार जो है, सॉरी इसमें आप थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे चले गए। यस, अन्वेषण सर्वाधिक उपयुक्त होता है हिंदी शिक्षण में, गणित शिक्षण में, प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित विषयों में शिक्षण में। यहां पर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अन्वेषण के दौरान छात्र कार्य करता है। अन्वेषण के दौरान छात्र कैसा कार्य करता है? पूर्ण स्वतंत्र होकर कार्य करेगा वो, तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अन्वेषण करते समय छात्र अपनी समस्या का समाधान कैसे करता है? शिक्षक से पूछकर, प्राचार्य से पूछकर, चपरासी से पूछकर, या फिर पुस्तकालय में जाकर। वह लाइब्रेरी जाएगा, वहां पर रिसर्च करेगा, अलग अलग तरीके से पढ़ेगा, समझेगा, देखेगा और अलग अलग किताबों से वो ज्ञान हासिल करेगा, तब जाकर के वो समस्या का समाधान करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से क्या अन्वेषण की एक विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है पूछा है। छात्र में स्वयं करके सीखने की भावना, ये तो है। अन्वेषण करने से छात्रों का अधिगम स्थायी होगा, ये भी है। अन्वेषण कराने से शिक्षण पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करा देता है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। अन्वेषण छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका प्रमुख कारण आपने बताना है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? छोटे बच्चों की तार्किक शक्ति प्रबल नहीं होती, ठीक है। छोटे बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब तो उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि 2 ठीक हो गए तो फिर ऑटोमेटिकली आपका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अन्वेषण के दौरान एक शिक्षक का कार्य होना चाहिए। अन्वेषण के दौरान एक शिक्षक का कार्य क्या होना चाहिए? केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में रहे? बिल्कुल रहे, क्योंकि वो सिर्फ गाइड के रूप में रहे, मार्गदर्शक करे, बच्चे अपना काम खुद करें, तभी उसके फायदे हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अन्वेषण को सफल बनाने के लिए शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? कौन सा गुण उसके अंदर इनमें से होना चाहिए? निरीक्षण करने का, जागरूकता का, निपुणता का, उपरोक्त सभी गुण उसके अंदर यहां पर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से क्या अन्वेषण का दोष है? अन्वेषण का यहां पर आपने दोष बताना है। इसका उपयोग खर्चीला होता है, ठीक है। अधिक समय लगता है, ठीक है। छोटी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं, ये भी सही है। तो आपका आंसर यहां पर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अन्वेषण को किस अन्य काम से भी जाना जाता है? अन्वेषण को आप दूसरा नाम कौन सा देते हो? दूसरा नाम आप आंतरिक, क्वेश्चन नंबर 10वां था, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि, उपरोक्त सभी। अन्वेषण को आप सभी विधियों के नाम से भी जानते हो। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से शिक्षण हेतु उपयुक्त प्रमाण क्या है? कौन सा प्रमाण उपयुक्त है? पाठ्य वस्तु की सामग्री जो है वो सबसे उपयुक्त माना जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्वयं ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वयं ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? साक्ष्य, अन्वेषण, कौतूहल, या फिर उपरोक्त सभी। यहां पर आपका आंसर जो है वो अन्वेषण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, अनुभवजन्य प्रमाण का विश्लेषण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? कौन से आधार पर किया जाता है? गुणात्मक आधार, मात्रात्मक आधार। आपका आंसर क और ख दोनों रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? छात्रों के ज्ञानार्जन की सीमा का पता लगाना। छात्रों के ज्ञानार्जन की सीमा का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या एक अनुभवजन्य साक्ष्य है? कौन सा साक्ष्य है जो अनुभवजन्य है? पुरानी इमारतें, पुराने मंदिर, संग्रहालय, सभी ही अनुभवजन्य हैं, सभी से आप लोग रिसर्च करते हैं। तो ये था आपका दोस्तों चैप्टर नंबर 4। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है,
चैप्टर का नाम आपके लिए रखा गया है सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन शिक्षण की समस्याएं। कौन सी समस्याएं एक सोशल साइंस के टीचर के सामने होती हैं। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके सामने क्वेश्चन 100% होते हैं, तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें और सारे क्वेश्चनों को एक बार आप मेरे साथ मिलकर के इसको देखेंगे। तो आइए, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में इन्होंने बड़े खास शब्दों से कहा है कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन शिक्षण की समस्याएं आपको बतानी है। तो ये पूरे का पूरा चैप्टर है। जिन बच्चों के अपने नोट्स लिए हैं वो नोट्स से पढ़ लें, जिनको पेडागोजी की बुकलेट चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लें, और नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, हो सकता है कि उनसे आप लोगों को बहुत सारी चीजें आमतौर पर मिल जाएं। तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन रखे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चनों के आंसर आपके हो सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके इस वीडियो में रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बहुविकल्पी प्रश्न चुनने हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक अध्ययन शिक्षण में क्या एक समस्या नहीं थी? कौन सी समस्या 19वीं शताब्दी के दौरान नहीं थी? विद्यालय परिसर हेतु ज्यादा जगह की व्यवस्था, विद्यालय परिसर हेतु ज्यादा जगह की व्यवस्था, कक्षा में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, उपलब्ध साधनों का व्यापक सही दिशा में प्रयोग, प्रशिक्षित शिक्षकों की अधिकता। बाकी समस्याएं तो थी, सिर्फ ये एक समस्या नहीं थी, क्योंकि जगह तो स्कूलों के लिए काफी बहुत थी पहले भी, लेकिन समस्याएं कौन सी थी? आधुनिक उपकरण नहीं थे, उपलब्ध साधनों का बड़ा दिशा में प्रयोग नहीं होता था, और ट्रेनिंग प्राप्त टीचर नहीं हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रमुख समस्या नहीं है? कौन सी समस्या प्रमुख नहीं है? पाठ्यक्रम का लचीला ना होना, व्याख्यान भाषण का अधिक प्रयोग, ये तो है ही। तो यहां पर आपका आंसर दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कक्षा में पढ़ने वाले छात्र विभिन्न पृष्ठभूमि वाले होते हैं, जिनमें आर्थिक पारिवारिक सामाजिक रूप से भिन्नता के साथ साथ उनके शारीरिक मानसिक विकास में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। उपरोक्त कथन निम्न में से किस तथ्य की ओर इशारा करता है? कौन से तथ्य की ओर इशारा करता है? यह तथ्य है यह शिक्षण कार्य में आने वाली एक प्रमुख समस्या है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से क्या एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्या नहीं है? कौन सी देखा ना, यहां पर हर जगह पूछा कौन सी समस्या नहीं है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन सी समस्या है। तो जो आंसर नहीं होता है उन्हें समस्या के रूप में आप देखें। छात्रों में उचित दृष्टिकोण का अभाव, सामुदायिक साधनों का उपयोग शिक्षण कार्यों में न होना, संसाधनों की पर्याप्तता और व्यक्तिगत अनुभव की कमी। तो कौन सा नहीं है यहां पर? संसाधनों की पर्याप्तता। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए पाठ्य वस्तु को रोचक सरल प्रभावपूर्ण सुगम हृदयगामी जिसके माध्यम से बनाया जाता है, उस विधि को आप क्या नाम देंगे? शिक्षण विधि कहेंगे, अधिगम विधि कहेंगे, शिक्षक सहायक सामग्री कहेंगे, या उपरोक्त सभी? यहां तो आपका आंसर रहेगा शिक्षक सहायक सामग्री। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय शिक्षण में आने वाली निम्न में से क्या एक समस्या है? कौन सी समस्या यहां पर होगी ये आप देखने की कोशिश करें। ऐसी जगह रखना चाहिए जिसे सभी छात्र देख सकें। श्यामपट्ट पर्याप्त प्रकाश में हो किंतु किरणें सीधी न पड़े, लिखते समय सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए, स्पष्ट लेख हो, इनमें से कोई नहीं। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं बनता दिख रहा है, क्योंकि श्यामपट्ट का प्रयोग आने वाली कौन सी एक समस्या हो सकती है? तो यहाँ पर आपको लिए कोई एक समस्या इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर कोई नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, वर्तमान में सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी समस्या बतानी है। कौन सी समस्या सबसे बड़ी होती है? व्यावहारिक शिक्षा का अभाव जो है वो वर्तमान में सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज की बजाय किताबी नॉलेज ज्यादा होती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्याएं बतानी है। कौन सी समस्याएं सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में आती हैं? छात्रों की बौद्धिक योग्यता में कमी होती जा रही है, छात्रों की बौद्धिक जागरूकता में कमी है, शिक्षक छात्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण न होना। तो ये आपका आंसर उपरोक्त रहेगा। ऑल ऑफ द अबो जो है वो आपका आंसर होगा, यानी ये आपका आंसर डी रहेगा, घ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9वां, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह है कि इसके शिक्षण में उपयुक्त विधियों का प्रयोग नहीं होता है। शिक्षण विधियों के प्रयोग से सामाजिक विज्ञान शिक्षण की किन समस्याओं को दूर किया जा सकता है? कौन सी समस्याओं को? छात्र शिक्षक के मध्य बिगड़ते संबंध, छात्रों की क्रियाशीलता में कमी। तो यहाँ आपका आंसर सभी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एक समस्या नहीं है? कौन सी समस्या नहीं है?
पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग जो है वो यहां पर कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में 11वां क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या उपयुक्त सूत्र नहीं है? कौन सा सूत्र उपयुक्त नहीं है? ज्ञात से अज्ञात है, विशिष्ट से सामान्य भी है, जटिल से सामान्य की ओर, जटिल से सामान्य की ओर, ये आपका जो है वो नहीं हो रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्न में से क्या माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान की एक समस्या है? कौन सी एक सामाजिक विज्ञान की समस्या है? छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, छात्रों को सामाजिक मूल्यों को अवगत कराना, छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण से सादृश्य कराना। आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 13वां, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि एक मुख्य समस्या है, इसका प्रमुख कारण आपको बताना है। इसका प्रमुख कारण क्या रहेगा? यह एक अनिवार्य बुराई है जिसे हटाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14वां, आप कक्षा 7th में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप जिन शिक्षण विधियों को चुनेंगे उनमें निम्न में से क्या क्या गुण आपको वहां पर ढूंढने होते हैं या ढूंढेंगे? उस विधि में छात्राओं पर आधारित क्रियाएं अधिक हों, सहनी, स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए विधि। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विद्यालय परिसर के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने के संदर्भ में निम्न में से क्या एक समस्या नहीं है? कौन सी समस्या नहीं है? इसके निर्माण में बहुत ज्यादा खर्च आता है, यह तो समस्या है। इसके माध्यम से शिक्षण कार्य को समाप्त करने में अधिक समय लगता है, यह भी है। इसके माध्यम से सभी छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं संतुष्ट हो जाती हैं, यह समस्या यहाँ पर नहीं है। तो ये था दोस्तों आपका 5वां लेक्चर। अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे तो लेक्चर नंबर 6 में का नाम है आपका एसएसटी की पेडागोजी में लेक्चर नंबर 6 जो है वो है स्रोत यानी सोर्स। कहां से आप लोगों को ये चीजें मिलती हैं इसके बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है। एसएसटी की पेडागोजी में एक मेन टॉपिक के रूप में इसको भी गिना जाता है, हर बार क्वेश्चन आपको दिखते हैं। तो आइए इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देखते हैं। 6ठा लेक्चर हम अभी कर रहे हैं, इसके साथ आपका 7वां लेक्चर भी होगा, 8वां लेक्चर भी होगा। 8 लेक्चर जो हैं, 8 जो चैप्टर हैं वो एसएसटी की पेडागोजी में टीचिंग लाइन के अंदर होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहां रहेगा वो क्या रहेगा? 6ठे लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 रखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना, ये जो है ये उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सामग्री नहीं है? मौखिक इतिहास को लिखने के लिए कौन सी नहीं होगी? सैन्य विद्रोह के बारे में ब्रिटिश सैन्य का मौखिक वर्णन, ये तो होगा। उस व्यक्ति की समर्थ्या जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था, होगा। एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, अगर वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे तो मौखिक इतिहास को लिए आप लोगों को कहां से वो चीजें मिलेंगी, वो स्रोत सामग्री कहां मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्राथमिक स्रोत नहीं है? कौन सा प्राथमिक स्रोत जो है वो नहीं है? शिक्षक द्वारा आपको पढ़ाई जा रही पुस्तक जो है, शिक्षक द्वारा आपको पढ़ाई जा रही पुस्तक जो है वो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्राथमिक स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निम्न में से क्या एक लिखित स्रोत नहीं है? कौन सा जो स्रोत है वो लिखित नहीं है? प्राचीन ग्रंथ, हस्तलिपियां, लोकगीत या मनुस्मृति? यहां आपका आंसर जो है वो लोकगीत नहीं रहेगा, बाकी प्राचीन ग्रंथ भी होंगे, हस्तलिपियां भी होंगी और मनुस्मृति भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वे स्रोत जो प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण करते हैं उन्हें आप क्या नाम देते हैं? उन्हें आप जो प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण करते हैं उन्हें आप द्वितीय स्रोत बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स में मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निम्न में से क्या स्रोतों की एक विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? छात्रों में लघु रुचियों का विकास करने में सहायक होते हैं, यह विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहास शिक्षण में एक महत्वपूर्ण विधि है, कौन सी विधि इतिहास शिक्षण में महत्वपूर्ण है? योजना विधि, प्रयोगशाला विधि या स्रोत विधि? स्रोत विधि जो इतिहास शिक्षण में, हिस्ट्री टीचिंग में सबसे मस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 8, आप पुराने अखबार तथा पत्रिकाओं में से कटिंग करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक चार्ट तैयार करते हैं और अपनी कक्षा में इसी चार्ट के माध्यम से छात्रों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ाते हैं। इसके आपके द्वारा तैयार किया गया चार्ट किस प्रकार का स्रोत है?
मूल स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है, द्वितीय स्रोत है, या फिर लिखित स्रोत है? आपका ये जो है वो द्वितीय स्रोत होगा, जो आपने सेकेंडरी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 19वां 9वां सॉरी, निम्न में से क्या स्रोतों के विषय में गलत है? स्रोतों के विषय में निम्नलिखित में से क्या गलत है, ये पूछता है। ये विभिन्न स्रोत एक ही भाषा में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो सत्य अलग अलग भाषा में स्रोत मिलते हैं। स्रोत का प्रयोग सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रतिदिन नहीं किया जाता, ठीक है। यह केवल बड़ी कक्षाओं में प्रयोग किए जाते हैं, ये भी ठीक है। इनका प्रयोग केवल छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होगा, ये पर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, पांडुलिपियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य और क्या गलत है? यहाँ पर इसने गलत पूछा है। पांडुलिपियों के बारे में क्या गलत है? यहां पर सत्य वाला भी मैं बोल रहा हूं कि ठीक क्या, ये भी आप याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन ठीक भी आ सकता है। पांडुलिपियां केवल हाथ से लिखी जाती हैं, ठीक है, ठीक। पांडुलिपियों को लिखने के लिए ताड़पत्रों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया एक बार कि पांडुलिपियों को किस पर लिखा गया था? ताड़पत्रों पर लिखा गया था, वृक्षों पर लिखा गया था, किताबों में लिखा गया था, क्या हो सकता है? पांडुलिपि प्राय मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होती, ये भी सत्य है। तो यहां पर गलत क्या होगा? पांडुलिपियां प्राय राजा के द्वारा ही लिखी जाती थी, ऐसा नहीं है। पांडुलिपियां सिर्फ राजाओं के द्वारा नहीं लिखी जाती थी, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका यहां पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न में से क्या अभिलेखों के विषय में सत्य है? अभिलेखों के विषय में क्या सत्य है, यहां पर पूछा गया है। अभिलेख पत्थरों पर उत्कीर्ण लेख है, ठीक है। अभिलेख धातुओं पर उत्कीर्ण लेख है, ठीक है। अभिलेख में प्राय राजा के आदेश होते थे, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर जो है वो उपरोक्त सभी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मध्यकालीन भारत की जानकारी हेतु उपयुक्त स्रोत नहीं है? क्या मध्यकालीन भारत के इतिहास जानकारी हेतु उपयुक्त स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? अशोक स्तंभ का वृषभ जो शीर्ष है वो यहां पर नहीं रहेगा, बाकी सारे होंगे, क्योंकि ये तो मध्यकालीन नहीं, ये तो प्राचीन कालीन भारत की बात यहाँ पे की जा रही है, एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो रही है। तो इसके लिए क्या होगा? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर होगा चोल राजाओं के द्वारा, और होश का स्थित फिरोज शाह तुगलक का मकबरा होगा, तुगलक डायनेस्टी का। तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है, इस हिसाब से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 13वां, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत एक शिक्षक स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। स्रोतों का प्रदर्शन करके, सामाजिक अध्ययन के रूप में, परदत अध्ययन कराकर, और उपरोक्त सभी। तो किस आधार पर? उपरोक्त सभी आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? वे ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, ये तो सत्य है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, मध्यकालीन भारत के मंदिर खालिस्तान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। कौन से स्रोत इसके लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं? इतिहास लेखन। इतिहास लेखन के जो स्रोत हैं वो यहां पर महत्वपूर्ण आपके लिए रोल पैदा करेंगे। तो ये था आपका दोस्तों छठा लेक्चर। अब हम 7वां लेक्चर पढ़ेंगे और इसके साथ 8वां देखेंगे। 7वें लेक्चर में क्या है? 7वां लेक्चर है आपका परियोजना कार्य को लेकर के, प्रोजेक्ट वर्क जो पूरा है एसएसटी के लिए, उससे रिलेटेड आपका 7वां लेक्चर होगा। आइए देखते हैं 7वें लेक्चर में कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने बाकी लेक्चर नहीं देखे तो उनको देखते रहिए, और पूरी वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। अभी 10-15 मिनट और लगेंगे, ताकि आप लोगों को पूरे की पूरी पेडागोजी में एक साथ डिस्कस कर दूं, और ताकि आने वाले क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको क्वेश्चन सारे यहां से सही मिले। तो आइए देखते हैं 7वें लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या पूछा है और हम उसका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ये भी आप लोगों को एक्सरसाइज करना है। और आप क्वेश्चन के आंसर साथ साथ देने की कोशिश करें। अगर आप साथ साथ क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पूरे चैप्टर्स में आप लोगों के कितने नंबर आए और आप लोगों की तैयारी कितनी है। सबसे पहला क्वेश्चन, आप अपनी कक्ष में ही डेंगू की महामारी के विषय में छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हैं। इस परियोजना कार्य हेतु उपयुक्त माध्यम क्या रहेगा? सभी छात्रों को अलग बैठाकर इस विषय पर सोचने को कहेंगे। छात्रों को कुछ समूह में बांटेंगे, सभी को इस विषय पर वॉल पेपर तैयार करने को कहेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 2, करके सीखने का सिद्धांत किस कार्य पर आधारित है? करके सीखने का जो सिद्धांत है वो परियोजना कार्य के ऊपर आधारित है, प्रोजेक्ट वर्क का हिस्सा होता है, क्योंकि जब आप करेंगे तभी तो सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3, परियोजना कार्य के अंतर्गत क्षेत्र कार्य द्वारा छात्रों को निम्न में से क्या लाभ होता है? कौन सा लाभ छात्रों को होता है? इससे छात्रों में जीवन की वास्तविक स्थितियों को समझने के कौशल का विकास होता है, डेवलप होता है वो।
क्वेश्चन नंबर 4, आप कक्षा 6 को सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक प्राचीन भारत पढ़ा रहे हैं। आपके द्वारा छात्रों के प्रयोजनकारी हेतु निम्न में से क्या शीर्षक जो है वो दिया जा सकता है? तो यहां पर आपका आंसर होगा पृथ्वी की सौरमंडल में स्थिति, वैदिक युग का जीवन, संयुक्त राष्ट्र का संघ और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो वैदिक युग का जीवन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक अध्ययन में परियोजना कार्य का लाभ बताना है। सामाजिक अध्ययन में परियोजना कार्य का क्या लाभ होता है? छात्रों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है, ठीक है। छात्रों में एक दूसरे के प्रति भाईचारा बढ़ता है, ठीक है। छात्रों में सामाजिक संवेदना का विकास होता है, ठीक है, करना। उपरोक्त सभी जो आपका वो आंसर रहेगा, यानी सारे जो है लाभ हैं वो परियोजना कार्य के होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, परियोजना कार्य का आधारभूत सिद्धांत बताना है। कौन सा आधारभूत सिद्धांत होता है? रोचकता का सिद्धांत, परियोजना का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत जो हैं वो परियोजना कार्य के अंदर होते हैं। तो यहां जो आपका आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से क्या परियोजना कार्य के रूप में छात्रों को दिया जा सकता है? क्या दिया जा सकता है? पृथ्वी का एक आरेख बनाकर उसमें विभिन्न परिमंडलों को दर्शाएं। भारत के वे राज्य ज्ञात कीजिए जहां जलोढ़ मिट्टी के विस्तृत क्षेत्र हैं। अपने क्षेत्र में उगने वाले वृक्षों की पत्तियों के नमूने एकत्रित कीजिए। तो ये सारे के सारे काम आपके रहेंगे, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य जो है वो परियोजना कार्य का निम्नलिखित में से नहीं है? छात्रों में शिक्षण का विकास करना, ये परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। और बाकी जो रहेंगे छात्रों में अध्ययन विषय की ज्ञान जानकारी, बाकी सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9वें क्वेश्चन में है, परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? परियोजना विधि का जो फाउंडर है, जनक है, जन्मदाता है, पिता है, वो किसे माना जाता है? किलपैट्री को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में से परियोजना कार्य का एक गुण बताना है। कौन सा गुण होता है? ये आपको यहां पर आंसर देता है। परियोजना कार्य के माध्यम से छात्रों में करके सीखने का गुण जो है वो विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11वां, आपके अनुसार परियोजना कार्य में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? कौन सी भूमिका होनी चाहिए? आप यहां बताने की कोशिश करें। केवल मूल्यांकन करने की नहीं, मार्गदर्शन। आपको सिर्फ गाइड करना है, पथ प्रदर्शन करना, मार्गदर्शन करना है, बाकी अपने आप करेंगे बच्चे, करके सीखेंगे तभी तो। क्वेश्चन नंबर 12वां, परियोजना यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यह कथन जो है वो किसका माना जाएगा? तो इसका आंसर यहां पर बेलार्ड होगा। बेलार्ड के द्वारा यह कथन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13वां, परियोजना एक प्रकार का अन्वेषण है जो छात्र द्वारा खालिस्तान रूप में किया जाता है। छात्र द्वारा कौन से रूप में किया जाता है? व्यक्तिगत, वो खुद करता है, पर्सनली उसको करता है और कर करके उसको वो सीखता है। तो यह रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14वां, निम्न में से क्या परियोजना कार्य हेतु आवश्यक है? कौन सा है जो परियोजना कार्य हेतु आवश्यक है? इनमें से उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए, क्रियान्वयन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। ये सभी करेंगे तभी तो आपका परियोजना प्रोजेक्ट सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15वां, सामूहिक परियोजना कार्य निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? किसके लिए उपयुक्त है? आप आंसर बताने की कोशिश करें। यहाँ छात्रों को गृह कार्य देने के लिए, छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए, छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए यह उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 16वां, निम्न में से क्या परियोजना कार्य का एक गुण नहीं है? कौन सा गुण नहीं है परियोजना कार्य का? इसके द्वारा छात्रों में विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है, ये तो है। इसमें छात्र प्रत्यक्ष अनुभव करता है, ये भी है। परियोजना कार्य छात्रों के लिए प्रत्येक स्थिति में संभव है, ये नहीं होगा। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो ये नहीं होना चाहिए, आंसर यही होना चाहिए, लेकिन ये गुण नहीं कहलाएगा आपके परियोजना कार्य का। तो ये इसके बाद आपका क्वेश्चन है 17वां। 17 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्न में से किसने योजना कार्य को रचनात्मक परियोजना, उपयुक्त परियोजना, सम्मेलनात्मक परियोजना तथा अभ्यासात्मक परियोजना में बांटकर इसका उल्लेख किया है? इन हिस्सों में किसने बांटा है? किलपैट्रिक ने इसको बांटा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17वां। तो इसके साथ साथ आपका जो 7वां लेक्चर है वो आपका समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे आज की चाइल्ड डेवलपमेंट, जो पूरा जो मतलब पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो हम अलग अलग विषयों के सब्जेक्टों में बच्चे के हिसाब से पढ़ते हैं। तो यहां पर हम सिर्फ एसएसटी की पेडागोजी पढ़ रहे हैं। और एसएसटी, क्योंकि जैसे हम बाकी सब्जेक्टों की पेडागोजी भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, चाहे हिंदी की पेडागोजी हो, इंग्लिश की पेडागोजी हो, मैथ की पेडागोजी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 38 से ज्यादा लेक्चर बनाए हैं। तो यहां पर आप लोगों को मूल्यांकन का टॉपिक रहेगा। और यह मूल्यांकन का टॉपिक जो है ना,
ये चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के अंदर भी होता है, मैथ में भी होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, एसएसटी में भी होता है, ईवीएस में भी होता है, लेकिन सबके अपने अपने लॉजिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर है आपका 8वां। ये आज हम इसको देखते हैं और ये आपका आखिरी टॉपिक होगा। 5-10 मिनट का काम और है, आप सभी बच्चे इसको साथ में देखें ताकि हम चाहें कि सोच सकें, मान सकें कि हमारे बच्चों ने पूरे के पूरे वीडियोस को देख करके अपने एग्जाम को फेस किया है। और आपको जो 20 नंबर का आमतौर पर चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी जैसे 30 नंबर की आती है, और यहाँ एसएसटी की बात कर रहे हैं, जो 20 नंबर की एसएसटी आपकी आती है वो आपकी यहाँ पूरी कवर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकन का जो चैप्टर है उसमें कौन से क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आपके लिए 20 क्वेश्चन रखे गए हैं और ये 20 क्वेश्चन कौन से हैं ये हम एक बार देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु की मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया को आप लोग मापन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अध्यापक के दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन का क्या लाभ है? अध्यापक के दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन का क्या लाभ होगा? पाठ्यक्रम निर्धारण में सुविधा होगी, उपलब्धि योग्यताओं के आधार पर शिक्षकों का वर्गीकरण होगा, शिक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए होगा कि उसे अपना शिक्षण कार्य कितना पूरा करवाना है। तो आपका आंसर यहाँ उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का क्या लाभ है? मूल्यांकन का क्या लाभ होगा? विद्यार्थियों को ज्ञान हो जाता है कि उनसे कितनी योग्यता, किस सीमा तक अध्ययन करना चाहिए, सीमा तक उन्हें अध्ययन करना चाहिए। भाव प्रकाशन व आत्म प्रकाशन के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी मूल्यांकन के परिणामों को जानकर अधिक परिश्रम करने की योग्यता की ओर अधिमुख होगा। तो आपका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता आपकी यहाँ पर नहीं मानी जाती है? मूल्यांकन एक सतत जारी प्रक्रिया है, यह शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो सारे सत्य है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो कोई नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होने वाले उपकरणों में से समाजमितीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है? तकनीक का। छात्रों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली गलतियों का पता लगाने के लिए, छात्रों के द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में की जाने वाली गलतियों के निदान हेतु, या छात्रों के परस्पर संबंधों का मूल्यांकन करने हेतु। ये यहां पर आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6, मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिक्षमता परीक्षण से तात्पर्य है। मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिक्षमता परीक्षण से क्या तात्पर्य है? तो यहां पर आप ऑप्शन एक बार देखने की कोशिश करें। छात्र की किसी विशेष विषय संबंधी योग्यता का पता लगाना, यह आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण है शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? क्या समझने में सहायता करेगा? आइए इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी शिक्षण संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, यह समझने में सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 8वां, माध्यमिक स्तर पर निम्न में से क्या मूल्यांकन का एक वैकल्पिक तरीका है? खुली पुस्तक परीक्षा ठीक है, मौखिक विवेचन ठीक है, सामूहिक परियोजना ठीक है। तो आपका आंसर यहां पर डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबो रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9वें क्वेश्चन में क्या है? अर्जित ज्ञान तथा संशोधित व्यवहार की परख करने की प्रक्रिया को निम्न में से संबोधित किया जाता है। क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे, अभिप्रेरणा कहेंगे, या शिक्षण कहेंगे? यहां पर आप उसे मूल्यांकन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां, मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से छात्रों के किन गुणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है? किन गुणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से? तो आइए एक बार देखते हैं। उनकी विशेष योग्यता की ठीक है, उनके विभिन्न प्रकार के कौशलों की ठीक है, उनके विभिन्न क्षेत्र में रुचियों की ठीक है। तो यह आपका आंसर रहेगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 11वां, विसंज्ञानात्मक मूल्यांकन करते समय एक शिक्षक को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? किस चीज पर उसे ध्यान देना चाहिए? छात्र के व्यक्तित्व संबंधी मूल्यों पर, यस। छात्र के कौशल प्रदर्शन पर, यह भी ठीक है। छात्र के संवेग पर, यह भी ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा व्यवहार कक्षा में अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं होगा? कौन सा सहायक नहीं होगा? यहां पर क्वेश्चन इसने पूछा है। तुलनात्मक जो मूल्यांकन है वो सहायक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13वां, वे परीक्षण जो छात्रों की एक निश्चित विषय क्षेत्र में उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं
उन्हें क्या कहते हैं? निष्पत्ति निरीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, तत्परता परीक्षण। तो यहां पर आप क्या नाम देंगे? यहां पर कहेंगे अभिक्षमता परीक्षण आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14, जब मूल्यांकन का, मैं एक बार दिखा देता हूं क्वेश्चन आपको, जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशेष अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो ऐसा मूल्यांकन को आप क्या कहेंगे? निरंतर मूल्यांकन कहेंगे, निर्माणात्मक कहेंगे, संज्ञानात्मक कहेंगे या विसंज्ञानात्मक कहेंगे? तो यहां आपका आंसर जो है वो निर्माणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन की प्रक्रिया में वह उपक्रम जिससे छात्रों के व्यवहार से संबंधित घटनाओं का ब्यौरा रखा जाता है क्या कहलाता है? उसे क्या कहेंगे? जांच सूचियों के अंदर आप उसको जांच सूचियां कहेंगे, वृत्तांत अभिलेख? आपका आंसर या वृत्तांत अभिलेख रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक अध्ययन विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता, छात्रों को प्रश्न कम करने पड़ते हैं, छात्रों को मौलिक व्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक अध्ययन विषय के छात्रों के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से परीक्षा का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? कौन सा होना चाहिए? वार्षिक परीक्षा होनी चाहिए, अर्धवार्षिक होनी चाहिए, मासिक होनी चाहिए? यहां पर आपका आंसर जो है वो मंथली रहेगा, मासिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, छात्रों के मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है। छात्रों के मूल्यांकन को व्यापक कब माना जा सकता है? सभी उद्देश्यों को मूल्यांकित किया जाए, छात्रों के व्यक्तित्व के सभी गुणों का मूल्यांकन किया जाए, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जाए, सभी अध्यापकों द्वारा प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन किया जाए। यहां पर आंसर होगा आपका छात्रों के व्यक्तित्व के सभी प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से क्या मूल्यांकन में निहित है? कौन सी चीज जो है वो मूल्यांकन में निहित है? छात्र की अभिरुचि, छात्र के समापन निर्धारण, छात्र के मापन तथा मूल्यों का निर्धारण आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं हम लोग 20वें क्वेश्चन में क्या रखा गया है, आइए देखते हैं। 20वां क्वेश्चन में है सामाजिक अध्ययन के विषय में, सामाजिक अध्ययन के विषय के मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है। छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है, छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता है। तो यहां आपका जो आंसर है वो आपका ए ही रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका जो 8वां लेक्चर था ये भी समाप्त हुआ। एसएसटी की पेडागोजी के 8 लेक्चर थे जो 8 लेक्चर हमने कर लिए हैं। जो बच्चे इस एक वीडियो को देख रहे हैं जो 8 लेक्चर की इकट्ठी वीडियो है तो उन लोगों ने तो पूरे एसएसटी की पेडागोजी को पढ़ लिया है, लेकिन अगर आप सिर्फ 8वां लेक्चर देख रहे हैं तो बाकी के पिछले वाले लेक्चर भी आप देख लीजिए, क्योंकि हमने इकट्ठी वीडियो भी डाली है सबके लिए और अलग अलग भी डाली है। जिन बच्चों को चाहिए कि नहीं मुझे तो ये बुकलेट ही चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका सीटेट है, डीएसएसबी है, केवीएस है, एनवीएस है, यूपी टेट है, एसटेट है, हरियाणा टेट है, एचएसएससी के एग्जाम है, एसएससी है, बैंकिंग है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हैं। भारत के 29 राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा स्टडी मटेरियल बाय कोरियर जाता है और बच्चों के बड़े अच्छे रिजल्ट रहे हैं, चाहे वो सीटेट के रहे हो, चाहे वो केवीएस के रहे हो।